सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर कहानियां सबसे पहले आप सुन सके। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आप अपनी हेडफोन अपनी कानों पे लगाएं और तैयार हो जाएं भूतिया तथा रहस्यमयी कहानियों की रोमांचक सफर पे। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। बचपन के दिनों की बात ही कुछ और होती है और दोस्तों के साथ खेलकूद करने की बात आए तो सुबह हो या शाम दिन कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। पेड़ से फल तोड़ना, कोई खेल खेलना, मिट्टी व रेत से घर बनाना आदि कई चीज़ें वाकई बहुत दिलचस्प नज़र आती है। बचपन में हम लोग कुछ ज़्यादा ही खुराफाती होते हैं। किसी की लाख मना करने पर भी वही मजाक मस्ती में लगे रहते हैं, मगर यह मौज मस्ती कब डर व खौफ में बदल जाए कोई नहीं जानता। उस दिन हम पांचों की जिंदगी में सबसे खौफनाक मोड़ आया था जिसे हम जिंदगी भर भुला नहीं सके। आज भी जब उन बीते दिनों को याद करते हैं तो हमारा रोम रोम सिहर उठता है। नमस्कार, मेरा नाम रमेश है और मैं केरल राज्य के मुन्नार सिटी के एक गांव में रहता हूं जो पहाड़ी इलाके में बसा हुआ है। यह कहानी आज से 12 साल पहले की है, जब हम 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। सब बच्चों की तरह मेरा भी दोस्तों का एक समूह हुआ करता था। मुझे मिलाकर हम कुल 5 दोस्त थे। मैं, बिरजू, सुधीर, संजू और दीपेश। हम लोग जिगरी यार थे, आज भी हैं, लेकिन अब हम देश के अलग अलग कोनों में रहकर नौकरी करते हैं, इसलिए बात थोड़ी कम होने लगी है। हम लोग हमेशा की तरह रोज शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद पास की ही पहाड़ी पर क्रिकेट खेलने जाया करते और रात होने से पहले घर साथ में आ जाया करते थे। क्रिकेट हम लोगों को इतना पसंद था कि स्कूल में भी हम क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और बहुत से क्रिकेट टूर्नामेंट्स में काफ़ी नाम कमाया था हमने, इसलिए काफ़ी मशहूर थे। पढ़ाई से ज़्यादा क्रिकेट खेलने में हम लोगों की ज़्यादा रुचि थी। कई बार घर में इस चीज़ के लिए डांट भी पड़ती थी, लेकिन हम कहाँ किसी के सुनने वाले, करते वही थे जो हमारा दिल करता था। हमारी ज़िंदगी का बस एक ही स्लोगन था, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब। इस साल फिर से हमारे स्कूल ने क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसके लिए हमें दूसरे स्कूल जाना था और इस बार भी हमको हमेशा की तरह अच्छा प्रदर्शन करना था। दिन के करीब 2 बजे मैच हुआ और एक बार फिर हमारी टीम जीत गई। जीत की ट्रॉफी लेकर हम लोग खुशी खुशी उस स्कूल से थोड़ा पार्टी करके घर की तरफ लौट रहे थे। रात हो चली थी, यहीं कुछ 9 बज रहे थे। आज तो पक्का घर में डांट पिटने वाली थी क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। हमारे घर की तरफ 2 रास्ते जाते थे। एक लंबा रास्ता था जो सड़क से होकर जाता और एक छोटा रास्ता था जो जंगल से होकर जाता था, जिसके बारे में बहुत सी अफवाहें थी और हमारे गांव के लोगों ने भी कड़ी चेतावनी दे रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात के समय भूल कर भी इस जंगल वाले रास्ते से कभी मत आना। चलते चलते हम लोग उस जगह पर जाकर खड़े हुए जहाँ से यह 2 रास्ते निकलते थे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और लंबे रास्ते से जाने पर करीब रात की 1 बज जाती। इसलिए हम लोग सोच में पड़ गए कि यहाँ से अब क्या किया जाए, क्योंकि हमें अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी देर पहले ही हो गई थी, ऊपर से डांट पिटने का अलग भय सता रहा था। अभी हम लोग यह तय कर ही रहे थे कि तभी बिरजू बोला, अरे इतना क्या सोच रहे हो, देख नहीं रहे रात काफ़ी हो गई है, इसलिए चलो छोटे रास्ते से ही चलते हैं, कुछ भी नहीं होगा। यह महज एक झूठी अफवाह है, मन का वहम है।
गांव वाले खामखा कुछ भी बना दिए हैं, चलो यहीं से चलते हैं। यह सुनकर मैं बिरजू को समझाते हुए बोला, नहीं दोस्त, वो सारी बातें सच हैं। मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए पर इस रास्ते से कभी मत आना। जब सभी इतना कहते हैं तो कुछ तो जरूर होगा ही ना, नहीं तो क्यों सब लोग इतना जोर देकर यह बात बोलते। ये बात सुनकर बिरजू बड़े ही लापरवाह अंदाज में बोला, अरे यार कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हम लोग 5 लोग हैं, अगर कुछ होगा भी तो उस वक्त देखा जाएगा, निपट लेंगे यार। यह सुनकर मैं संजू और दीपेश की तरफ देखने लगा। वे दोनों खुद समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। बीच बीच में बोल बोल कर कभी बिरजू की बातों में हामी भर रहे थे तो कभी मेरी। ऐसे में तय कर पाना बड़ा ही मुश्किल होते जा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी और बिरजू बार बार मेरी बात काट कर जंगल वाले रास्ते से चलने को ही कह रहा था। इसलिए कुछ देर बाद सब लोग उसकी बात से सहमत हो गए और हम सभी शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ निकल पड़े उस जंगल की ओर। चलते चलते मैंने सबको गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, अब यह रास्ता तय कर ही लिया है तो सब लोग अपनी अपनी क्रिकेट किट में से बल्ला निकाल लो। भगवान ना करे मगर अगर रास्ते में कुछ भी दिखे, कैसी भी मुसीबत आए तो तुरंत हमला कर देना और डटकर सामना करना। इस बात पर बिरजू ठहाका मार कर हंसते हुए बोला, अरे भाई इतना क्यों डर रहे हो यार, लग रहा है जैसे कोई रणभूमि पर उतरे हैं और बस दुश्मनों से जंग होने ही वाली है। मैं कह रहा हूं ना, वो सब मनगढ़ंत बातें हैं, सब की सब झूठी अफवाह है। इस बात पर मैं चिढ़ते हुए बोला, अरे भाई सुन लिया तुझे, मगर हो ना हो यह जंगल है और रास्ते में जंगली जानवर भी आ सकते हैं। पहले से सचेत होकर चलने में दिक्कत ही क्या है यार। हमारे बचाव के लिए हमको पहले से तैयार रहना चाहिए। मेरे ऐसे वचन सुनकर सभी लोगों ने बल्ला निकाल लिया और आगे बढ़ने लगे। चलते चलते जैसे तैसे करके हम लोग जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। पहुंचते ही वहां से थोड़ी दूरी पर जंगल के अंदर हमको एक मध्यम सी रोशनी जलती हुई दिखाई दी। यह देख संजू बोला, दोस्तों वो देखो, वो रोशनी देखो। कुछ नहीं है वहां पर, चलो उधर ध्यान मत दो और आगे सीधा चलते रहो। मैं घबरा कर बोला। इस बात पर पता नहीं बिरजू को क्या मजाक सूझा और वो सीना फुलाते हुए बोला, मैं नहीं डरता किसी से, चलो वहां चलकर देखते हैं। तभी मैं समझाते हुए बिरजू से बोला, नहीं भाई मत जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहां पर कुछ और भी हो सकता है या कुछ नहीं भी, लेकिन कृपा करके मेरी बात मानो। अभी इतनी रात को हमें डरने की जरूरत है और ऐसे स्थान पर जाना नहीं चाहिए। लेकिन बिरजू बहुत ही जिद्दी इंसान था। उसने जैसे तैसे करके सबको अपनी बातों से मनवा ही लिया और कहने लगा, ठीक है तुम लोग डरते रहो, मैं अकेला ही वहां चली जाऊंगा, तुम लोग भले बाहर ही खड़े रहना। मैंने और सुधीर ने बिरजू को बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन उसने हम लोगों की एक ना सुनी तथा मजबूरन हम लोग बिरजू के पीछे पीछे चल दिए उस रोशनी की तरफ। जैसे ही हम लोग उस रोशनी की तरफ पहुंचे तो जो हमने देखा उसके बाद हम लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि हमारे ठीक सामने एक अत्यधिक सुंदर घर था और उसके अंदर से ही रोशनी आ रही थी। वह घर दिखने में ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अभी अभी उस घर को बनवाया हो। यह देख मैं उन लोगों से बोला, देखो भाइयों, जंगल बहुत ही घना है, अंधेरा भी है और मैंने सुन रखा है कि यहाँ पर कोई काली डायन रहती है और सारे गांव वाले उसे बुढ़िया चुड़ैल कहकर बुलाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वह किसी को भी ऑन द स्पॉट नहीं मारती, वह जिसके भी पीछे पड़ जाती है उसके पूरे खानदान के लोगों को
एक एक करके मौत के घाट उतारती है। इसलिए प्लीज मेरे भाई बिरजू, जोश में होश मत गवा और मेरी बात मान, अंदर मत जा मेरे भाई। यह चीज बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। मगर बिरजू एक ना सुना और लाख मना करने पर भी वह आखिरकार उस घर के अंदर चला गया। जैसे ही बिरजू अंदर गया तो उसने देखा कि घर के एक कोने पर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित लैंप पोस्ट बना हुआ है, जिसमें से तेज रोशनी निकल रही है। यह देख बिरजू हद से ज़्यादा खुश हो गया और खुद से बात करते हुए सोचने लगा, अरे वाह, कितना सुंदर है, यहाँ ज़रूर कोई धनी व्यक्ति रहता होगा। यह देख उसे घर के अंदर जाने की जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब वह और आगे बढ़ा और अंदर जाते ही उसे एक आंगन दिखाई दिया, जिसमें एक बहुत विशाल अत्यधिक सुंदर सेब फल का पेड़ लगा हुआ था। सेब फल का पेड़ देख बिरजू तुरंत वहां गया और ढेर सारे सेब फल जमीन पर गिरे पड़े देख कहने लगा, कितना बेवकूफ आदमी है, घर में इतना सुंदर पेड़ है और यह फल छोड़कर कहीं चला गया है। एक काम करता हूँ, जितना भी सेब फल मेरे बस्ते में आ जाता है उतना उठा ही लेता हूँ। यह सोचकर बिरजू अपनी बस्ते को नीचे जमीन पर रख वहां रखे सेब फल जल्दी जल्दी बस्ते में भरने लगा और फिर घर की सुंदरता को देखते हुए अंदर जाते गया। चलते चलते अचानक उसे किसी की अजीबो गरीब तेज हंसने की आवाज आई। सुनने में वह आवाज किसी बुढ़िया की लग रही थी। जैसे ही बिरजू को यह आवाज आई वैसे ही वह चौंक कर पीछे की तरफ मुड़कर जो उसने देखा, उसके बाद मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि एक कोने में लगे हुए खटिया पर काले कपड़े पहने हुए बुढ़िया बैठी हुई है और तभी अचानक वह बुढ़िया लाठी के सहारे चलते चलते बिरजू की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह बिरजू के पास आई, उस बुढ़िया को देख बिरजू कहने लगा, कौन हो दादी आप? यह सुन वह बुढ़िया बहुत ही धीमे स्वर में बोली, बस इतना ही सेब फल चाहिए तुम्हें? उस बुढ़िया के ऐसे वचन सुनकर बिरजू एकदम चौंक गया और यही सोचने लगा कि जब मैं यहाँ आया तब यह बुढ़िया इस जगह पर कहीं नहीं थी, तो इसे कैसे पता कि मैंने सेब फल चुराए हैं? इतना सोचकर बिरजू उस बुढ़िया को बोला, माफ़ कर दीजिए दादी, दरअसल सेब फल बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे इसलिए रहा नहीं गया। यह सुनकर वह अजीब अंदाज में बोली, अरे बस इतने ही लिए तुमने, और लेके जाओ, सेब फल तुम भी खाना और सबको खिलाना। उस बुढ़िया के ऐसे वचन सुनकर बिरजू को अब डर लगने लगा और वह सहमी सी आवाज में बोला, नहीं नहीं दादी, अब और नहीं चाहिए, इतना ही काफ़ी है। इतना कहकर बिरजू वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा वैसे ही अचानक उस बुढ़िया ने बिरजू का हाथ कसकर पकड़ लिया और आंख दिखाते हुए ऊंची आवाज में बोली, मैंने कहा ना, और लेकर जाओ सेब फल। उस बुढ़िया की इस प्रतिक्रिया से बिरजू हद से ज़्यादा भयभीत हो गया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर उस बुढ़िया की ओर देखा तो उसकी चीख निकल गई। उस बुढ़िया का चेहरा एकदम काला था, जिस पर बहुत सारी झुर्रियाँ थी, लाल लाल आंखें और हवा में लहराते हुए सफ़ेद बाल थे। यह देखने के बाद बिरजू डर के मारे थर थर कांपने लगा तथा उस बुढ़िया से हाथ झटकते हुए वहां से दुम दबा कर भागने लगा। बिरजू को भागता देख वह बुढ़िया फिर से एक खूंखार हंसी हंसने लगी। भागते भागते बिरजू बाहर खड़े अपने दोस्तों के पास गया और हड़बड़ाकर उनसे कहने लगा, चलो भागो यहाँ से, तुम सच कह रहे थे रमेश, यहाँ सचमुच बुढ़िया चुड़ैल है। जैसे ही हम सबने बिरजू के मुंह से यह बात सुनी तो हम सभी लोग उस जगह से 9 2 11 हो गए।
सांस फूल रही थी, मगर जान बचाने के लिए भागने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। हम लोग तब तक दौड़े जब तक कि घर नहीं पहुंच गए। आखिरकार हम सभी घर पहुंच गए। घर पहुंचकर हम सभी को जमकर डांट पड़ी। उधर बिरजू जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी 9 महीने गर्भवती माँ अभी भी घर का सारा काम कर रही है और उसके पिताजी किसी काम से शहर गए हुए थे। आखिर मुसीबत के समय माँ ही याद आती है। बिरजू जैसे ही अपने घर के अंदर गया वैसे ही माँ को पुकारने लगा। बिरजू की आवाज़ सुनकर उसकी माँ दौड़ी चली आई और पूछने लगी, आ गया मेरा बेटा, तेरी कब से राह देख रही थी, इतना समय कैसे लग गया? देखो रात के 12 बज रहे हैं। तभी बिरजू के साथ हुई सारी घटना उसके चेहरे के सामने आने लगी और उसके चेहरे पर एक बार फिर डर के बादल छाने लगे। किंतु वह सोचने लगा कि अगर वह उस खौफनाक घटना का जिक्र अपनी माँ से करेगा तो हो सकता है बहुत ज़्यादा डांट पिटे और माँ टेंशन में आ जाए या उसका खेलना ही बंद हो जाए। इसलिए उसने अपनी माँ से झूठ बोल दिया, अरे माँ, हमारा मैच बहुत ही लंबा चला तथा जीत की खुशी में हम लोग पार्टी करने भी चले गए, इसलिए आने में देर हो गई। इतना बोलते ही बिरजू ने अपना बैग कंधे से उतारा और नीचे रखी मेज पर रख दिया। उसके बाद उसने मुंह हाथ धोए, थोड़ा फ्रेश होकर खाना खाया और फिर सोने के लिए चला गया। थकान इतनी ज्यादा थी कि उसे बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। अचानक से बीच रात में बिरजू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। पिताजी तो वैसे भी शहर गए थे, लेकिन अब उसको अपनी माँ भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। यह देख बिरजू को अपनी माँ की फिक्र होने लगी, क्योंकि उनके पेट में 9 महीने का बच्चा था। इसलिए वह इधर उधर घूम घूम कर अपनी माँ को आवाज लगाते हुए ढूंढने लगा। बिरजू ने हर जगह देखा मगर उसको अपनी माँ कहीं नजर नहीं आई। तभी अचानक उसको घर के कोने में कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वह उधर जाकर देखा तो उसने पाया कि उसकी माँ ऐसे उस कोने में अकड़ू करके बैठी हुई है। उनके बाल पूरा का पूरा सफ़ेद, चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियाँ और चेहरा एकदम मुचड़ा था। पहले तो बिरजू को लगा कि कोई बुढ़िया बैठी है, लेकिन जैसे ही उनका चेहरा ऊपर की तरफ उठा तो अपनी माँ को इस हालत में देख बिरजू के होश उड़ गए और वह सोचने लगा, यह क्या है और यह कैसे संभव है? यह सोचते सोचते वह अपनी माँ से पूछने लगा, मम्मी, क्या यह आप हो या अचानक आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों हो गई? यह बात सुनते ही बिरजू की माँ ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगी। अभी बिरजू कुछ समझ पाता कि अचानक उसकी नींद खुली और उसने पाया कि वह पूरा पसीने से तरबरा गया है और सुबह के 4 बज रहे थे। सपना सोचकर उसने थोड़ी सी चैन की सांस ली, मगर तभी अचानक उसे वह सेब फल तथा चुड़ैल का ख्याल आया और वह हड़बड़ाकर पलंग से उठा और उसी जगह पर गया जहां उसने मेज पर सेब फल रखे हुए थे। जैसे ही बिरजू उस जगह पर गया तो उसका दिमाग घूम गया। उसने देखा कि वह बस्ता वहां पे नहीं है। यह देख वह परेशान होकर अपनी माँ को आवाज लगाने लगा, माँ कहाँ हैं आप? बिरजू की आवाज सुन उसकी माँ एकदम नींद से जागी और आवाज लगाते हुए पूछी, बिरजू, क्या हुआ बेटा? मैं यही हूँ, क्या बात है? तभी अपनी माँ की आवाज सुन बिरजू तुरंत भागकर उनकी कमरे की तरफ गया। वहां पहुंचकर अपनी माँ को एकदम सही सलामत देख बहुत खुश हुआ तथा अपनी माँ को गले से लगा लिया। इस खुशी के मौके के बाद उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपने मेरा बस्ता कहीं देखा? दरअसल उसमें बहुत सारे सेब फल थे, क्या आप जानती हैं वह कहाँ पे है? जवाब में उसकी माँ सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बेटा, मैंने ही तो उठाया था। उसमें से सारे सेब फल मैंने रसोई घर में पड़ी वह जली वाली टोकरी में रख दिए हैं।
और एक सेव फल खा भी लिया। जैसे ही बिरजू ने यह सुना कि उसकी माँ ने एक सेव फल खा लिया तो उसका दिल धक से करके बैठ गया और लगा अपनी माँ को कहने, अरे माँ, आपको वो सेव फल नहीं खाना चाहिए था, आपने क्यों खाया? यह सुन उसकी माँ एकदम साधारण तरीके से बोली, क्यों बेटा, क्यों नहीं खाना चाहिए था? तुम खाने के लिए ही तो लाए थे। अपना सिर पीटते हुए बोला, नहीं माँ, आपको वह नहीं खाना चाहिए था। यह बड़बड़ाते हुए वह रसोई घर में रखी उस जालीदार टोकरी की तरफ बढ़ा और तुरंत सारे सेब फल को उठाकर बाहर फेंक दिया। फेंकने के बाद उसने चैन की राहत ली और दोबारा अपनी माँ के पास आ गया। जैसे ही बिरजू अपनी माँ के पास पहुंचा तो उसकी माँ उससे बोली, बेटा, मेरी तबीयत शायद कुछ ठीक नहीं लग रही है, कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रही। इतना सुनते बिरजू बोला, ठीक है माँ, अभी आपको ऐसी हालत में आराम की सख्त ज़रूरत है, चलिए आप आराम करिए। अब बिरजू को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ उन सेवों के कारण हो रहा था। उसे यही लग रहा था कि उसकी माँ पेट से थी, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई होगी, क्योंकि रात में नींद पूरी ना होने की वजह से वह फिर से अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। सुबह के कुछ 10 बजे बिरजू की नींद सूरज की रोशनी की वजह से खुली और तभी उसे अपनी माँ की तबीयत का ख्याल आया। जैसे ही वह अपनी माँ के पास पहुँचा तो यह दृश्य देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी माँ बुजुर्गों जैसे झुककर चल रही है और एक बार बैठने के बाद उठने की हालत में नहीं है। बिरजू को वहाँ आता देख वह बोली, बेटा, मेरी कमर में हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है, किसी गांव वाले को बोलकर तेरे पापा को जल्दी घर बुलवा ले, क्योंकि अब पेट में भी दर्द शुरू हो गया है, शायद बच्चे के चलते। अपनी माँ की बात सुनकर ऐसी हालत देख बिरजू तुरंत घर के बाहर निकला, क्योंकि ज़माना पुराना था तो उस वक्त किसी के पास मोबाइल नहीं था, बस गांव में एकमात्र टेलीफोन बूथ था जिससे हर कोई बात किया करता था। इसलिए बिरजू तुरंत टेलीफोन बूथ पर गया और शहर में जिस जगह पर उसके पिताजी गए हुए थे वहाँ फ़ोन करके तुरंत अपने पिताजी को अपनी माँ की स्थिति के बारे में बताकर फ़ौरन घर आने को बोला। इतना कहकर थक हार कर वह फिर से अपने घर आ गया। घर आने पर उसे बहुत ज़ोर की प्यास लगी तो वह रसोई घर में गया। जैसे ही वह रसोई घर में गया तो उसने देखा कि वह सेब फल फिर से उस जालीदार टोकरी में रखे हुए हैं। यह देख उसका रोम रोम सिहर उठा और वह यह सोचकर आश्चर्य करने लगा कि आज सुबह ही तो मैंने यह सारे सेब फल अपने हाथों से बाहर फेंके थे, तो फिर ये सब सारे सेब फल यहाँ वापस कैसे आ गए? यह सोचकर उसे बेहद डर लगने लगा और यही सोचने लगा कि ज़रूर कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। और एक बार फिर उसके सामने वह बुढ़िया चुड़ैल की शक्ल आने लगी। वही घटना एक बार फिर उसके दिलो दिमाग पर छाने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर साहस के साथ उसने वह सारे सेब फल बाहर फेंक दिए और अपनी माँ के पास चला गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि उसकी माँ की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ लगातार आ रही थी, चमड़ा सिकुड़ रहा था, चेहरा बेजान होने लगा और धीरे धीरे उनके सिर के बाल भी सफ़ेद होने लगे। यह देख के बिरजू जोर जोर से रोने लगा, चीखने व चिल्लाने लगा, क्योंकि यह हूबहू परिस्थिति उसने आज सुबह ही अपने सपने में देखी थी। रुआंसू स्वर में वो अपनी माँ से कहा, माँ, यह आपको क्या हो रहा है? अचानक से यह आपके शरीर में बुजुर्ग लोगों जैसा परिवर्तन क्यों आ रहा है? तभी बिरजू की माँ एकदम बुजुर्ग जैसे इंसानों की आवाज़ में बोली, बेटा, तुमने अपने पापा को मेरी ऐसी हालत के बारे में बता दिया ना, क्योंकि शायद अब मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊँगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, शायद अब मेरा समय करीब आ रहा। यह बात सुनकर बिरजू और रोने लगा और बोला, नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं हुआ है।
मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, एकदम ठीक कर दूंगा। इतना कहकर बिरजू तुरंत बाहर गया और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, मेरी माँ को कोई बचा लो, उन्हें कुछ हो गया है, प्लीज मेरी माँ को बचा लो। बिरजू की आवाज सुन वहां एक वैद्य जी आए और बिरजू की माँ के पास गए और उन्हें देखते हुए बोले, माफ करना बेटा, यह बीमारी हमको समझ नहीं आ रही कि आपकी माँ को आखिरकार हुआ क्या है। अपनी माँ को शहर लेकर जाओ, क्योंकि ऐसी बीमारी हमने आज तक नहीं देखी, वहीं इनका इलाज हो सकेगा। अब वैद्य की बात सुनकर वह अपने पिताजी का इंतजार करने लगा कि जैसे ही पिताजी आएंगे तो माँ को शहर लेकर जाएंगे। इस बीच बिरजू की माँ की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। बहुत से लोग बहुत सारी बातें बनाने लगे, यहाँ तक कि संजू और दीपेश ने यह बात सबको बता दी कि बिरजू की माँ की ऐसी हालत इसलिए हुई क्योंकि हम लोग उस रात वहीं जंगल से गुजरे तथा बिरजू की उस बुढ़िया चुड़ैल से भी सामना हुआ और वहाँ से बिरजू सेब फल भी चुरा कर अपने घर लाया था। बिरजू के दोस्तों की ऐसी बातों से गांव वाले और अधिक डर गए और कोई भी मदद करने के लिए बिरजू के घर में कदम भी नहीं रखा। घर में एक भी इंसान नहीं गया। बिरजू के घर में सिर्फ उसकी माँ और वो सिर्फ अकेला ही रह रहा था। बिरजू की मदद की गुहार लगाने के बावजूद भी किसी ने एक नहीं सुनी, एक भी जन मदद करने के लिए आगे नहीं आया। देखते ही देखते पूरा एक दिन बीत गया और अभी भी बिरजू के पिताजी घर नहीं आए थे। बिरजू की माँ की तबीयत दिनों दिन बिगड़ते जा रही थी। 2 दिन बीत जाने के बाद बिरजू के पिताजी घर आए और उनकी पत्नी शारदा की ऐसी हालत देख तुरंत बिरजू को अस्पताल ले चलने को कहा। बिरजू ने सेब फल तथा बुढ़िया चुड़ैल वाली बात अपने पिताजी से नहीं कही। उसे डर था कि पिताजी डांटेंगे और पीटेंगे भी। बिरजू की माँ अपने पति को देख वहीं बुजुर्गों जैसी आवाज में बोली, शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगी। इस बात पर बिरजू के पिताजी बोले, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा शारदा, तुम एकदम ठीक हो जाओगी। चलो जल्दी से शहर चलते हैं, वहां जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। इतना कहकर बिरजू के पिताजी ने बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पर बिठाया और खुद चलाते हुए बिरजू के साथ निकल पड़े शहर की ओर। बिरजू की माँ की हालत हद से ज़्यादा खराब हो चली थी और इन्हें जल्द से जल्द शहर पहुँचना था। इसलिए बिरजू के पिताजी ने जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते से शहर जाने का फैसला किया। बिरजू के पिताजी के ऐसे फैसले से बिरजू तुरंत अपने पिताजी से बोला, नहीं पिताजी, जंगल वाले रास्ते से मत चलिए, वहाँ बुढ़िया चुड़ैल रहती है, उधर से जाना खतरे से खाली नहीं है। मगर बिरजू के पिताजी ने बिरजू की एक ना सुनी और बोले, कुछ नहीं होगा और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे माँ की तबीयत बद से बदतर हो चली है, जल्द से जल्द हमको शहर पहुँचना है और कैसे भी करके डॉक्टर को दिखाई देना है। इतना सुनने के बाद भी बिरजू अपने पिताजी को नहीं बता पाया कि उस रात यह सब हुआ था और ना ही मना कर पाया। चलते चलते जैसे ही यह लोग वहीं खूबसूरत घर के सामने पहुंचे, तभी अचानक बिरजू की माँ लगी छटपटाने, मुझे यही उतारो, मुझे उतारो, अभी इसी वक्त उतारो मुझे। बिरजू की माँ को ऐसे करते हुए देख बिरजू और उसके पिताजी पूरी ताकत लगाकर बिरजू की माँ को रोकने लगे, लेकिन इतनी बूढ़ी होने के बाद भी बिरजू की माँ के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई थी और वह इन लोगों से हाथ झटक कर दौड़ते दौड़ते उस खूबसूरत घर की तरफ भागी जहाँ बुढ़िया चुड़ैल रहती थी। अपनी माँ को उस घर की तरफ जाता देख बिरजू अपनी माँ को आवाज़ लगाते लगाते उनके पीछे भागने लगा। दूसरी तरफ बिरजू के पिताजी भी अपनी पत्नी को शारदा शारदा आवाज़ देकर पीछे पीछे दौड़ने लगे। देखते ही देखते बिरजू की माँ उस बुढ़िया चुड़ैल के घर में घुस गई और बिरजू और उसके पिताजी भी पीछा करते करते उस घर में घुस गए। वहाँ जाते ही बिरजू को
वहीं बुढ़िया चुड़ैल एक खटिया पर बैठी नजर आई, जो उस वक्त बिरजू की माँ को अपने पास बुला रही थी। आजा बेटी, आजा, तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं, आजा। उस बुढ़िया चुड़ैल की ऐसी आवाज सुन बिरजू की माँ तुरंत उस बुढ़िया चुड़ैल के पास उस खटिया पर जा बैठी। यह दृश्य देख बिरजू हद से ज्यादा डर गया, उतना कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उधर बिरजू के पिताजी अपनी पत्नी को ऐसे करते देख बोले, शारदा, यह क्या कर रही हो तुम? यह बुढ़िया कौन है? यहाँ इस तरह तुम इसके पास आकर क्यों बैठ गई? यह सुन बिरजू की माँ एक अजीब ढंग से बिरजू के पिताजी को देखा और वहीं खौफनाक बुजुर्ग जैसी आवाज में बोल पड़ी, कौन शारदा? हाँ, कौन शारदा? चला जा यहाँ से, चला जा, वरना बेमौत मारा जाएगा। अपनी पत्नी को ऐसा बर्ताव करते देख बिरजू के पिताजी का रोम रोम सिहर उठा। वे बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए। बिरजू अपनी माँ की ऐसी हालत देख फफक फफक कर रो पड़ा और थर थर कांपने लगा, क्योंकि अब बिरजू की माँ एक चुड़ैल बन चुकी थी। सिर्फ बिरजू की उस लापरवाही के कारण आज वह अपनी माँ को ऐसे रूप में देख रहा था। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि अभी भी उसकी माँ के पेट में 9 महीने का बच्चा था। बिरजू और उसके पिताजी की ऐसी हालत देख वह बुढ़िया चुड़ैल ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगी और बिरजू की माँ बस एक ही रट लगाए हुए चेतावनी दे रही थी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। यह देख बिरजू के पिताजी को सब समझ में आने लगा। उन्हें पता चल गया था कि उनकी पत्नी शारदा को किसी बुरी शक्ति ने जकड़ लिया है और वह शक्ति बहुत ही खतरनाक है। तभी बिरजू के पिताजी बिरजू को अपनी ओर खींचते हुए बोले, चलो यहाँ से, जल्दी चलो, जल्दी निकलो यहाँ से। बिरजू अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन उसके पिताजी ने बिरजू को खींचकर बैलगाड़ी पर बिठा दिया और बैलगाड़ी को दूसरी दिशा में मोड़ निकल पड़े। अब वे लोग शहर की तरफ ना जाकर गांव की ही तरफ जाने लगे। बिरजू के पिताजी ने भानु शिरेश्वर बाबा के बारे में सुन रखा था, इसलिए वे लोग उन्हीं बाबा की तरफ बढ़ गए। वहां जाते ही बिरजू के पिताजी ने भानु शिरेश्वर बाबा से भेंट की और जो कुछ भी उन्होंने अपनी आंखों से उस वक्त देखा था वह सारी घटना उस बाबा को सुना दी। बिरजू के पिताजी की बात सुनते ही बाबा अचानक हड़बड़ाकर बोले, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर उस बुढ़िया चुड़ैल का कुछ ना कुछ गया है आपके घर, तभी यह सब हुआ। भानु शिरेश्वर बाबा की ऐसी बात सुनते ही बिरजू जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते सारी बात बताने लगा कि कैसे मैच खेलकर वो और उसके दोस्त उस जंगल से गुजरे और कैसे बिरजू उस बुढ़िया चुड़ैल के घर से सेब फल उठा ले आया और उनमें से एक सेब फल उसकी माँ ने खा लिया। यह बात सुनते ही उसके पिताजी आग बबूला हो उठे और जोर जोर से डांटते हुए बोले, यह सब तेरी वजह से हुआ और तूने ये बात मुझसे छुपाई। आज तेरी इस गलती के चलते तेरी माँ की जान खतरे में है और अब शायद वो बच नहीं पाएगी। तभी बिरजू के पिताजी के ऐसे वचन सुन भानु शिरेश्वर बाबा बोले, नहीं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी पत्नी अभी भी बच सकती है। चलो, मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने सेब फल फेंके थे। इतना बोलकर वे लोग बिरजू के घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचते ही बिरजू ने देखा कि एक बार फिर वह सेब फल उस जालीदार टोकरी में आ गए और तुरंत वह सारे सेब फल भानु शिरेश्वर बाबा को दिखाया। बाबा ने अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से
उन सारे सेब फलों को एक अभिमंत्रित धागे से एक लाल पोटली में बांध दिया। उस पोटली पर सिंदूर छिड़क कर, अगरबत्ती घुमाकर और मंत्र फूंक कर उस पोटली को लगे जलानी। जैसे ही बाबा ने उस पोटली को जलाया, तुरंत कुछ ही देर में उस पोटली से खून बहने लगा। और जैसे ही यह सारे सेब फल जले, वैसे ही उधर वह बुढ़िया चुड़ैल लगी छटपटाने, तड़प तड़प कर लगी चीखने चिल्लाने। और देखते ही देखते उस बुढ़िया चुड़ैल का पूरा घर नष्ट हो गया। थोड़ी देर यह क्रिया करने के बाद बाबा बोले, जाओ अब तुम सभी वापस उस जगह पर। अब बिरजू की माँ एकदम सही सलामत वहां पर मिल जाएगी। बाबा की ऐसी वाणी सुनते ही जल्दी से बिरजू और उसके पिताजी उसी स्थान पर गए। वहां जाते ही उन्होंने देखा कि बिरजू की माँ जमीन पर बेहोशी की हालत में गिरी पड़ी है। तभी तुरंत बिरजू और उसके पिताजी बिरजू की माँ को बैलगाड़ी में बैठाकर शहर ले गए। शहर ले जाकर उसकी माँ को अस्पताल में भर्ती करवाया और बिरजू की माँ ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह खबर सुनते ही सभी लोग बहुत खुश हुए और फिर से बिरजू का पूरा परिवार वापस गांव अपने घर आ गया। इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद बिरजू कभी जिंदगी में उस जंगल वाले रास्ते से दोबारा नहीं गया और इस घटना से उसने सबक भी सीख लिया कि उसकी ऐसी बेवकूफ़ी की वजह से उसकी माँ की जान तथा उसकी छोटी सी बहन की जान की आफत आ गई थी और वे दोनों बाल बाल मरते मरते किसी तरह बचे। क्योंकि मैं बिरजू का सबसे खास दोस्त था, इसलिए सब कुछ शांत होने के बाद बिरजू ने यह कहानी मुझे सुनाई थी जो आज मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। और तब से हमारे गांव का एक भी इंसान उस जंगल से दोबारा जाने का हिम्मत नहीं किया। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर कहानियां सबसे पहले आप सुन सकें। आज की कहानी राहुल की है जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं। ये कहानी उनके नाना जी की है जो कि एकदम सच्ची घटना पे आधारित है। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आप अपनी हेडफोन अपनी कानों पे लगाएं और तैयार हो जाएं भूतिया तथा रहस्यमयी घटनाओं की रोमांचक सफर पे। जय बजरंग बली, हर हर महादेव। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके अपने अपने घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। नाना जी उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें बाजार से कुछ सामान भी लेना था तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार में दिखी और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही टाइम निकल गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में काफ़ी देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों न जंगल के रास्ते से निकला जाए तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा दिया। समय 11 बज चुका था और गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीरानी में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी
जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूं हूं सी सिसकारियां गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो इस बार भी कुछ नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा कि चलो आज मेरे घर पे रहना, सुबह अपने घर चले जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है, रात भर यहाँ पर मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब नाना जी ने सारी बातें मेरी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे ही बनवा लो, कल सुबह ही अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर नाना जी की बात को कैसे मना करते। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूं की आवाज बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवाकर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहां से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोड़े में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला अभी तक निकाल ही रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकाल रही हो, कल सुबह तक खाना बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी, लेकिन साथ ही उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ भी नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा समय और दिमाग दोनों ही खराब हो सकता है ये अनजान लोगों से डर रही हो। यही सब सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहां से निकल गई। लेकिन उनका मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे तो कभी बच्चों के तो कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वो तुरंत ही कुछ सोचकर रसोड़े की तरफ दौड़ी। और वहां पहुंचकर जो उन्होंने पाया वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक सी गई थी। वो औरत रसोड़े में बैठकर सारी कच्ची मछलियां चबा चबा कर खा रही थी। सारे रसोड़े में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था।
उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा हुआ था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियाँ खाने के मगन होने की वजह से उससे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी खुशी से कभी कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। ऊँची आवाज़ें चारों तरफ गूंज रही थी। रसोड़ा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं ये घर के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी माँ पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी। सारे के सारे लोग बाहर से रसोड़े की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से हूँ की आवाज़ें निकाल रही थी और पूरे रसोड़े में इधर उधर दौड़ रही थी और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोड़े में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को धकेलते हुए वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे के सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माता जी की हिम्मत की दाद दे रहे थे।